नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिजिक्स के अगले अध्याय में। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे घनत्व, दाब और उत्प्लावन के बारे में। तो चलो दोस्तों, पहले हम घनत्व के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों फिजिक्स का अगला अध्याय। तो चलिए हम आज बात करते हैं घनत्व के बारे में दोस्तों। तो हम इससे पहले यूनिट एंड डायमेंशन में घनत्व के बारे में बताए थे कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। द्रव्यमान बट्टा आयतन, द्रव्यमान मतलब मास, मास और आयतन मतलब वॉल्यूम, VOLUME ना, वॉल्यूम। और घनत्व मतलब डेंसिटी। तो घनत्व क्या होता है दोस्तों? तो किसी भी पदार्थ या किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और उसके द्वारा छेके गए आयतन का अनुपात, यानी उसके द्वारा आयतन का अनुपात घनत्व होता है। और घनत्व का एक एग्जाम्पल पूछा जाता है, एक ही महत्व होता है दोस्तों। घनत्व का महत्व होता है कि किसी भी वस्तु की शुद्धता, वस्तु की शुद्धता मापने के लिए हम घनत्व का प्रयोग करते हैं। किसी भी वस्तु की शुद्धता, जैसे कि दोस्तों आपको अगर शुद्ध जल पूछा जाए कि जल अगर आपके सामने दे दिया जाए और पूछा जाए कि यह जल शुद्ध है कि नहीं है, यानी कोई भी पदार्थ की शुद्धता, कोई भी पदार्थ की शुद्धता घनत्व से मापते हैं, तो पूछा जाएगा कि दोस्तों कि जल का, शुद्ध जल का घनत्व 1000 यूनिट क्या होगा दोस्तों? केजी पर मीटर क्यू। केजी पर मीटर क्यू, तो डायमेंशन तो पता है दोस्तों कि केजी का मास होता है, मीटर क्यू का L-3, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। तो केजी पर मीटर क्यू दोस्तों, अगर शुद्ध जल है तो उसका घनत्व 1000 केजी पर मीटर क्यू होगा। लेकिन अगर जल में कुछ भी अशुद्धि मिला दो तो वो हो सकता है कि 990, 870 कुछ भी हो जाए, लेकिन 1000 नहीं होगा। अशुद्ध जल है तो अगर उसका घनत्व पता है तो आप बता सकते हैं कि वह शुद्ध है कि अशुद्ध है। जैसे कि शुद्ध सोना का घनत्व होता है 193.00 केजी पर मीटर क्यूब। तो आप अगर सोने की शुद्धता माप रहे हैं तो इसके लिए तो आप 1 कैरेट वाला चीज़ तो पढ़े होंगे दोस्तों कि 24 कैरेट है तो सोना एकदम शुद्ध है। लेकिन अगर आपको कहा गया कि 193.00 केजी पर मीटर क्यूब अगर उसका घनत्व है तो भी सोना एकदम शुद्ध है। तो घनत्व दोस्तों केवल और केवल वह पदार्थ की शुद्धता को मापने में प्रयोग किया जाता है। घनत्व का फॉर्मूला द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है। अब आते हैं दोस्तों हम लोग दाब पे आते हैं। अब हम लोग दोस्तों दाब पे, दाब बराबर क्या होता है दोस्तों? दाब क्या होता है? प्रेशर, यानी किसी भी चीज़ पे दबाव, दबाव अतिरिक्त बल, दबाव अतिरिक्त बल होता है दोस्तों। दबाव अतिरिक्त बल होता है दोस्तों। दबाव कहने का मतलब कि अगर ये टेबल है और ये किसी रेतीली सतह पे रखी गई है दोस्तों, तो ये नॉर्मल बहुत कम 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 प्रेशर लगाएगा। लेकिन अगर इस पे हम 100 केजी का कोई वस्तु रख दे तो ये अंदर धंस जाता है। इसका रीजन दबाव है, प्रेशर है। प्रेशर क्यों? क्योंकि उस पर अतिरिक्त बल लगाया गया और एक यूनिट क्षेत्रफल पे लगाया गया। तो बल का फॉर्मूला भी होता है दोस्तों फोर्स पर एरिया। फोर्स पर एरिया दबाव का क्षेत्रफल होता है, बल का बोलते हैं। दबाव का क्षेत्रफल होता है, दाब का क्षेत्रफल होता है फोर्स पर एरिया, बल बटा क्षेत्रफल। मतलब किसी एकांक क्षेत्रफल पे, किसी एकांक क्षेत्रफल पे लगाया गया बल प्रेशर को एग्जिस्ट करता है, प्रेशर को उत्पन्न करता है। जैसे कि दोस्तों रेगिस्तान में ऊंट चलते हैं तो उनके पैर के जो तलवे होते हैं ना सर, वो इस तरह के चौड़े 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 तलवे होते हैं।
ये ऊँट है, तो उनके पैर के तलवे इतने चौड़े होते हैं कि एरिया बढ़ जाता है। एरिया बढ़ जाने के कारण दबाव कम लगता है और इसीलिए उनके पैर नहीं धंसते हैं, जबकि हमारे पैर बालू में धंस जाते हैं, बालू के अंदर धंस जाते हैं। ऊँट के पैर नहीं धंसते हैं, ऊँट को कैमल बोलते हैं इंग्लिश में। इसका रीजन है दबाव, क्योंकि ऊँट के पैरों के तलवे का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है और क्षेत्रफल ज़्यादा होने के मतलब है कि दबाव का कम होना। तो दबाव दोस्तों दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, पहला बल और दूसरा आपको क्षेत्रफल। पहला बल और दूसरा क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्या कहना चाहते हैं हम कि अगर किसी भी चीज़ पे फोर्स बढ़ा दिया जाए तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और किसी भी चीज़ का एरिया बढ़ा दिया जाए तो प्रेशर घट जाएगा। ये फॉर्मूला स्पष्ट रूप से बता रहा है प्रेशर बराबर F/A से। तो किसी भी चीज़ पे अतिरिक्त बल लगाया जाए तो दबाव बढ़ेगा, और किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, किसी भी सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो वहाँ दबाव कम लगेगा। कुछ एग्जाम्पल्स दोस्तों जैसे पूछा जाता है, एक तो ऊँट वाला एग्जाम्पल, दूसरा पूछा जाता है कि भारी वाहन का पहिया चौड़ा क्यों बनाया जाता है। तो ये सभी होता क्या है दोस्तों कि अब भारी वाहन है, मान लीजिए दोस्तों कि एक ट्रक है, और इसका पहिया दोस्तों पूछा जाता है कि चौड़ा क्यों बनाया जाता है। ये एक ट्रक है दोस्तों और इसका पहिया चौड़ा क्यों बनाया जाता है पूछा जाता है। दोस्तों जैसे जैसे वाहन बढ़ते जाएगा ऊपर दबाव यानी बल यानी उस पर लगने वाला फोर्स बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि उस पर वजन आ रहा है दोस्तों। इस टायर पे ज़्यादा वजन यानी ज़्यादा फोर्स की ज़्यादा दबाव के लिए यानी कि ज़्यादा बल आरोपित हो रहा है। ज़्यादा बल आरोपित होने के कारण इस टायर को ये वजन सह पाना मुश्किल हो रहा है। अगर हम इसका एरिया बढ़ा दें सर, एरिया बढ़ा दें तो हम देख रहे हैं कि एरिया बढ़ाने से प्रेशर ऑटोमेटिक घट रहा है, तो इस पहिए द्वारा सड़क पे लगाया गया प्रेशर घट जाता है। इस पहिए द्वारा सड़क पे लगाया गया प्रेशर क्या होता है दोस्तों, घट जाता है। यानी अगर आप फोर्स बढ़ा रहे हैं और प्रेशर घटाना हो तो एरिया बढ़ाना पड़ेगा, और इसीलिए भारी वाहनों के पहिए चौड़े होते हैं। आप जैसे 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पे जाइए, 4 व्हीलर से 6 व्हीलर पे जाइए, सभी का पहिया का साइज देखिएगा बढ़ते जाता है। और एक एग्जाम्पल है दोस्तों, एक दोस्तों है कि खेत करने में यानी खेती जो होता है ना दोस्तों, ये जो गीली मिट्टी है जहाँ खेती होता है वहाँ आप स्कॉर्पियो या 2 व्हीलर 4 व्हीलर की जगह ट्रैक्टर चलाइए। ये आसानी से ट्रैक्टर चल सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर का आप देखे होंगे कि आगे का पहिया बहुत छोटा होता है। क्या बना रहे हैं हमको ही पता नहीं है। आगे का पहिया सर ट्रैक्टर का बहुत छोटा होता है, जबकि पीछे का पहिया बहुत बड़ा होता है। आगे का पहिया बहुत छोटा होता है जबकि पीछे का पहिया बहुत बड़ा होता है ट्रैक्टर में। क्यों? क्योंकि सर ट्रैक्टर के पीछे एक डाला होता है और इस ट्रैक्टर के आगे सर एक बैठने का ड्राइवरिंग सीट का बैठने का होता है जिस पर छत्ता लगाया जाता है और बीच में इसको कपल किया जाता है। तो कहना का क्या मतलब है दोस्तों कि इस गीली मिट्टी पे किसी और गाड़ी के मुकाबले ट्रैक्टर आसानी से चल सकता है। यानी ट्रैक्टर खेत की जुताई यानी कि फार्मिंग में ट्रैक्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ट्रैक्टर के जो पहिए होते हैं ना वो बहुत अधिक चौड़े होते हैं, इनकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। इनकी चौड़ाई सर बहुत ज़्यादा होने के कारण ये बहुत अधिक एरिया कवर करेंगे। एरिया कवर करते हैं
एरिया कवर करने के कारण दबाव घट जाता है और गीली मिट्टी पर ट्रैक्टर आसानी से चल लेता है। इसीलिए खेत में हम ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं खेत को जोतने में। तो सिंपल सा बात है, अगर हम फोर्स बढ़ा रहे हैं तो दाब बढ़ेगा, अगर दाब घटाना है तो एरिया बढ़ा दो। इस फॉर्मूला से आपको साफ दिख रहा है। और कोई एग्जांपल है दोस्तों, ये मकान की दीवारों के आधार भूमि में चौड़े बनाए जाते हैं। मकान के आधार चौड़े होते हैं और उसके ऊपर सर ये छोटे 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 दीवार खड़े किए जाते हैं। क्यों? एरिया बढ़ा देने से ये जो दीवार का वजन है ना, एरिया बढ़ा देने से जो दीवार का वजन नीचे लग रहा था वो बढ़ गया, लेकिन एरिया बढ़ा देने से P घट जाएगा, यानी प्रेशर घट जाएगा। और प्रेशर के घट जाने के कारण सर दीवार आसानी से सतह पे टिका रह पाएगा। तो दोस्तों आप आसानी से समझ गए होंगे कि प्रेशर का क्या महत्व है, यानी कि किसी भी वस्तु पे अतिरिक्त बल लगाने से उस पर दबाव उत्पन्न होता है और उसको घटाना हो तो एरिया बढ़ाना होगा। चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं द्रवों में दाब के बारे में। द्रव यानी कि लिक्विड में दाब क्या होता है। तो दोस्तों द्रवों में दाब के बारे में बात करते हैं। तो द्रवों में दाब P यानी कि प्रेशर होता है H इंटू डी इंटू जी। यहाँ H क्या होता है दोस्तों, तो बता रहे हैं कि दोस्तों किसी सतह के अंदर अगर हमने कोई लिक्विड डाल दिया और किसी एक बिंदु पे प्रेशर लगाया जा रहा है, और यह बिंदु जो है दोस्तों, यह बिंदु जो है, यह बिंदु सतह से H गहराई पे है, सतह से H गहराई पे है, H मीटर के गहराई पे है, H मीटर के गहराई पे है, जहाँ घनत्व D है, जहाँ डेंसिटी यानी इसका आयतन और मास, यानी मास और आयतन, इस पानी का मास और इसके द्वारा छेके गए आयतन का अनुपात यानी डेंसिटी, और जहाँ गुरुत्व लगने वाला ग्रेविटी यानी गुरुत्व त्वरण G हो, तो इन तीनों का गुणनफल वहाँ पे लगने वाला दाब यानी द्रवों में दाब के बराबर होता है। द्रवों में दाब के बराबर होता है T है। वो क्या होता है, द्रव के उस पार्टिकुलर पार्ट जहाँ प्रेशर लगाया गया है उसका मास और जितना वॉल्यूम छेका गया उसका रेशियो। इसका मतलब कि ये जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर इस पॉइंट पर एडजस्ट किया गया है, द्रव के अंदर किसी भाग पे लगाया गया प्रेशर उसके घनत्व पे निर्भर करता है, उसके डेंसिटी पे निर्भर करता है। और दूसरा कि इसके किसी भी तरफ से, किसी भी डायरेक्शन से लगाया गया प्रेशर समान होता है। डायरेक्शन समान, किसी भी दिशा से लगाया गया प्रेशर क्या होगा दोस्तों, समान होगा। क्यों समान होगा? क्योंकि इसके द्वारा छेका गया एक निश्चित एरिया, ये होता है फोर्स पर एरिया, एक निश्चित एरिया कवर किया जाएगा, एक निश्चित एरिया कवर किया जाएगा और ये निश्चित एरिया पे लगने वाला फोर्स एक एकांकी फोर्स होगा। इसीलिए किसी भी डायरेक्शन से अगर इस पे हम प्रेशर एग्जिस्ट करें तो लगने वाला दबाव, लगने वाला दाब सेम होगा दोस्तों, वो कभी नहीं बदलेगा। तो इसके दो पॉइंट तो समझ में आ गए। पहला डेंसिटी पर निर्भर करना और दूसरा इस पर लगने वाला दाब हर बिंदु पे समान होगा। और क्षैतिज तल में भी यही होता है। क्षैतिज तल करने का क्या मतलब है दोस्तों, कि इस तल पे अगर दबाव लग रहा है ना, क्षैतिज तल पे यानी कि द्रव के जिस बिंदु पे दाब लग रहा है, अगर वो किसी सतह पे यानी क्षैतिज तल पे स्थित हो तो सभी बिंदु पे दाब समान लगेगा। यानी दोस्तों इस सभी बिंदु पे पूरे क्षैतिज सतह पे जितने भी जगह दाब लगेंगे
वो इक्वल लगेंगे। तो ये द्रव्य में लगने वाले दाब का नियम है कि कहाँ कहाँ दबाव सेम होगा। तो पहला कि हर बिंदु पे किसी भी दिशा पे लगाओ दाब तो वो समान होगा। क्षैतिज तल पे किसी भी बिंदु पे दाब समान होगा। और दूसरा दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट क्या है दोस्तों कि द्रव्य जो है द्रवों में दाब जो है दोस्तों वो गहराई, डेंसिटी या गुरुत्व ये तीनों के गुणनफल पर निर्भर करता है। यानी इस तीनों का मान जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे दाब का मान भी बदल जाएगा। जैसे जैसे ये बदलेगा वैसे वैसे दाब का मान भी बदल जाएगा। मतलब दोस्तों कि अगर आप किसी ऊंचाई पे दाब की बात करें जहाँ जी का मान कम होता है, सतह पे बात करें जहाँ जी का मान ज़्यादा होता है, ध्रुवों पे बात करें जहाँ जी का मान ज़्यादा होता है, विषुवत रेखा पे बात करें जहाँ जी का मान कम होता है, तो इन सभी जगहों पे दाब क्या होगा दोस्तों, जी का मान कम तो पी कम, जी का मान ज़्यादा तो पी ज़्यादा, जी का मान ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा और जी का मान कम तो प्रेशर कम। इसका सीधा सा बात है दोस्तों, अगर लगने वाला फोर्स हर जगह बराबर है तो प्रेशर कम या ज़्यादा किसके आधार पे होगा, तो ग्रेविटी के आधार पे होगा। उसके बाद ऊंचाई के आधार पे होगा, और उसके बाद दोस्तों गहराई के आधार पे भी होगा। ऊंचाई गहराई एक ही चीज़ है। और उसके बाद होगा दोस्तों डेंसिटी। तो इसी से आधारित क्वेश्चंस पूछा जाता है कि पहाड़ों पे जल्दी खाना पक जाना या कुकर में जल्दी खाना पक जाना, कि प्रेशर कुकर में जल्दी खाना क्यों पक जाता है। क्योंकि दोस्तों प्रेशर कुकर पे क्योंकि दोस्तों प्रेशर कुकर पे जो लौ होता है वो एक निश्चित क्षेत्रफल पे लगता है, लेकिन कुकर का क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण और आंतरिक जो दबाव है, जो गैसों का दबाव है, जो गैसें हल्की गैसें ऊपर, गर्म गैसें ऊपर जाना चाहती है लेकिन जगह नहीं मिल पाता है, इस दबाव के कारण ये प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और खाना जल्दी पक जाता है। पहाड़ों पे खाना कम पकता है क्योंकि दाब कम जाता है। तो दाब कम जाने के कारण क्वथनांक कम जाएगा और क्वथनांक कम जाने के कारण खाना जल्दी नहीं पकेगा, क्योंकि पानी का क्वथनांक अगर कम गया, 100 की जगह 80 हो गया, तो उसको सीझने में टाइम लगेगा। गुप्त ऊष्मा भी तो कम जाएगा दोस्तों। केमिस्ट्री की बातें हैं, फिर भी बता देते हैं कि जो गुप्त ऊष्मा है लेटेंट हीट वो कम जाता है। क्योंकि पहाड़ों पे, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पे दबाव कम होता है और क्वथनांक कम होता है। क्वथनांक कम होने के कारण जो बर्फ़ या जल की जो गुप्त ऊष्मा है या जो वाष्प की गुप्त ऊष्मा है वो कम जाता है। और गुप्त ऊष्मा कम जाने के कारण चावल या कोई भी पदार्थ जो कुकर या किसी और बर्तन में रखे हैं उसको सीझने में जो टाइम चाहिए था वो बढ़ जाता है। इसीलिए पहाड़ों पे खाना जल्दी नहीं पकता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं द्रवों में दाब में एक नियम दिया था पास्कल ने। इसके 2 नियम थे, पास्कल लॉ, याद रखिएगा। इसके 2 नियम थे। पहला नियम क्या था दोस्तों, द्रवों में दाब के 2 नियम हैं। पहला है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ ने बोला था क्या कि किसी एक नली है या किसी एक जगह या किसी एक बंद सतह या कोई भी सतह के अंदर अगर लिक्विड भरा है और यहाँ ग्रेविटी को 0 मान लिया जाए तो इस हर एक सतह के हर एक बिंदु पे लगने वाला दबाव समान होगा। ये पास्कल ने बताया था क्या कि अगर ग्रेविटी को नगण्य मान लिया जाए, ग्रेविटी को 0 मान लिया जाए, ग्रेविटी को अगर हम ख़त्म मान लिया जाए तो द्रव्य के प्रतीक
बिंदु पर दबाव समान होगा, द्रव्य के प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होगा, यानी यहाँ जो भी प्रेशर लगेगा वह समान होगा। ये पास्कल का पहला लॉ था। तो आप लिख लीजिए कि पास्कल का पहला लॉ दोस्तों क्या था कि अगर ग्रेविटी को यानी गुरुत्व को शून्य माना जाए और संतुलित अवस्था में, तो संतुलित अवस्था में लिख दिया जाए क्या? माना जाए तो संतुलित अवस्था में द्रव्य के प्रत्येक बिंदु पे दाब समान लगेगा। कहने का क्या मतलब है दोस्तों? कहने का है कि अगर इस गिलास के अंदर अगर मैंने जल भर दिया है तो ये अगर स्थिर अवस्था में है, संतुलित कहने का मतलब बैलेंस कहने का मतलब ये स्थिर अवस्था में एक जगह रुका है, जहाँ द्रव्य में कोई हलचल नहीं है, ये हिल डुल नहीं रहा हो, ऐसे नहीं कर रहा हो। आप मटका को कपार पे लेके जाइए तब ये रूल फ्लो नहीं करेगा, लेकिन एक जगह स्थिर कर दो और वहाँ जी का मान 0 मान लो, तो इस जगह पे हर एक बिंदु पे लगने वाला जो दाब होगा वो समान होगा। ये किसने बोला था? पास्कल ने। दोस्तों पास्कल का पहला लॉ तो हो गया। अब कहता है सेकेंड लॉ। तो दोस्तों मान लीजिए कि एक बर्तन है जो पैक है, इसको दोस्तों हमने पैक कर दिया। तो एक बर्तन के अंदर रखे द्रव्य के किसी एक भाग पे, मान लीजिए इस भाग पे हमने बल लगाया, फोर्स लगाया इस भाग पे। तो पास्कल का सेकेंड लॉ कहता है कि अगर कोई बंद वस्तु में द्रव्य को रखकर किसी एक भाग पर बल लगाया जाए तो दोस्तों क्या करता है कि पास्कल का लॉ बोलता है कि इस पे लगाया गया बल यानी कि उत्पन्न दाब, लगाए गए बल के कारण उत्पन्न दाब क्या होगा? प्रेशर P। ये प्रेशर हर एक बिंदु पे समान मात्रा में, समान परिमाण में, सभी दिशाओं में फैल जाता है। कहने का क्या मतलब है? पास्कल का सेकंड लॉ बोलता है कि अगर कोई बंद सतह है, उसके किसी एक भाग पे द्रव्य के किसी एक भाग पे अगर बल लगाया जाए, फोर्स लगाया जाए, तो उससे उत्पन्न जो दाब होगा, ये दाब अब कहाँ जाएगा? हमने लगाया था केवल यहीं पे केवल बल लगाया, लेकिन इससे जो उत्पन्न दाब था वो दाब यहाँ हर बिंदु पे फैल गया, समान मात्रा में फैल गया, समान परिमाण में और सभी दिशाओं में, इधर ऊपर नीचे जाए किसी भी दिशा में नहीं, मतलब सभी दिशाओं में फैल गया हो। और यही दोस्तों पास्कल का सेकेंड लॉ है। फर्स्ट लॉ तो हमने आपको बता दिया। फर्स्ट लॉ हमने दोस्तों अभी बताया था कि संतुलित अवस्था में द्रव्य के किसी एक भाग पे, अभी तो हमने बोला था जैसे ये गिलास संतुलित अवस्था में, फर्स्ट लॉ यही था दोस्तों जो अभी हम बोले थे कि एक गिलास है मान लो और ये संतुलित अवस्था में रखी हुई है, तो इसके सभी भागों पे लगने वाला दाब समान होगा।
लगने वाला दाब समान होगा कब, जब जी को हम लोग जीरो मान ले। कब, जब हम जी को जीरो मान ले दोस्तों, जब ग्रेविटी को नगण्य मान ले। तो पास्कल के लॉ कम पूछते हैं, एग्जाम्पल्स ज़्यादा पूछते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कि, और दोस्तों पास्कल के लॉ पे आधारित एग्जाम्पल्स हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक जैक है। ये तीनों क्या होता है, चलिए दोस्तों हम बताते हैं कि मान लीजिए दोस्तों ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है दोस्तों, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है, तो लिफ्ट तो सिंपल है दोस्तों, कोई भी जानते होंगे कि किसी भी वस्तु को ऊपर उठाने में जो मशीन का प्रयोग किया जाता है वो लिफ्ट होता है। और हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रो मतलब जल, यानी कि जल के अंदर प्रयुक्त होने वाला लिफ्ट जो जल से कार्य करता हो। तो होता क्या है दोस्तों कि किसी एक एकांक क्षेत्रफल वाला कोई एक परिच्छेद लगा के हम एक लिफ्ट के तार को जोड़ देते हैं। अब हम इस पे जैसे ही पुश करेंगे, हल्का सा दबाव डालेंगे, तो ये जो है ना, ये किसी जो बिंदु है जल का, जो जल का बिंदु है, ये सभी पे समान रूप से, पास्कल का सेकंड लॉ याद कीजिए, सभी पानी के सभी बिंदुओं पे समान रूप से दाब आरोपित करेगा। और इसी दाब के कारण जैसे ही ये नीचे दबाएगा ये लिफ्ट ऊपर उठेगा, जैसे ही ये नीचे दबेगा ये लिफ्ट ऊपर उठेगा। दबाव के कारण नीचे की ओर आप दबाव लगाओगे तो न्यूटन्स थर्ड लॉ लगेगा। आप दबाव नीचे लगाओ, हाइड्रोलिक ब्रेक का दबाव नीचे, तो ये लिफ्ट को ऊपर की ओर ठेलेगा और लिफ्ट ऊपर की ओर उठेगा। इसी तरह दोस्तों हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक जैक काम करता है। हाइड्रोलिक जैक क्या होता है दोस्तों, ये हाइड्रोलिक जैक होता है दोस्तों, ये हाइड्रोलिक जैक होता है दोस्तों, ये हाइड्रोलिक जैक होता है। इसके स्क्रू को जैसे जैसे घुमाया जाता है ये एक नीचे जल पे सतह पे दबाव उत्पन्न करता है, जिसके कारण ये वाला पार्ट ऊपर उठेगा। और अगर इस पार्ट को हम अगर किसी पार्ट सतह पे रखें तो ये उस सतह को भी ऊपर उठाएगा। अगर आपने किसी गाड़ी के चक्के को ऊपर उठाने के लिए जैक का प्रयोग करते हुए देखे होंगे, जैक क्या होता है दोस्तों, तो ये किसी वस्तु के सतह को ऊपर उठाने में मदद करता है। तो जैक अगर इस स्क्रू को हम घुमाते जाएंगे या इस पर प्रेशर लगाएंगे तो ये नीचे की ओर दबेगा और जैक ऊपर उठता हुआ उस वस्तु को भी उठा लेगा। और हाइड्रोलिक ब्रेक भी सेम उसी कंडीशन पे काम करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक जैसे ही दबाए अंदर सभी बिंदुओं पे, बंद सभी बिंदुओं पे दबाव क्या होगा, सेम लगेगा। और यही पास्कल का रूल्स है। अगला है दोस्तों वायुमंडलीय दाब। द्रव्य हो गया, सॉलिड भी हो गया। अब आता है दोस्तों वायुमंडलीय दाब, यानी वायु में दाब, वायुमंडलीय दाब। तो वायु जो हम पे दबाव करती है, वायु जो हम पर दाब उत्पन्न करती है उसको हम लोग वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। उसको हम लोग वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। वायु हम पे जो दाब उत्पन्न करती है का क्या मतलब है दोस्तों, वायु हम पे जो दाब उत्पन्न करती है इसका ये मतलब है दोस्तों कि जो हमारा पृथ्वी है, हमारा जो पृथ्वी है इसका अपना एक एटमॉस्फेयर है जो वायु से भरा पूरा है। तो इस एटमॉस्फेयर के अपना मास और अपना वॉल्यूम होगा
तो ये अपना डेंसिटी लेगा, एक किसी निश्चित हाइट पे होगा तो H पता है, D पता है, और वहाँ पे अगर G पता हो जाए तो ये दाब उत्पन्न करेगा क्या? ये द्रवों में दाब था, लेकिन यहाँ पे वायुमंडलीय दाब जो एयर के द्वारा, एयर जो दाब उत्पन्न करती है। आप किसी गुब्बारे को कैसे फुला सकते हैं? क्योंकि हवा उसमें दाब उत्पन्न करती है ना, तो उसके सतह को हिलाती है। तो हवा, तो अगर इसके वायुमंडलीय दाब को हम लोग दोस्तों मापते हैं किससे? बार में। हम लोग मापते हैं दोस्तों दाब को, मापते हैं प्रेशर को, मापते हैं फोर्स पर एरिया को, मापते हैं बार में। किसको? वायुमंडल। दाब का दोस्तों तब एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, या दोस्तों फोर्स पर एरिया, फोर्स पर एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों ये प्रेशर का एसआई यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, और वायुमंडलीय दाब का यूनिट है बार, और एक बार बराबर होता है 10 पे पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक बार बराबर होता है 10 पे पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं वायुमंडलीय दाब के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में कि वायुमंडलीय दाब कमने या बढ़ने पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों कहता है कि पहाड़ों पे खाना बनाने में कठिनाई होती है क्योंकि वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना कम जाता है। इसके कम जाने के कारण क्वथनांक कम जाता है, और क्वथनांक कम जाने के कारण गुप्त ऊष्मा कम जाता है, और गुप्त ऊष्मा कम जाने के कारण जो समय चाहिए था खाना को बनने में वो भी घट जाता है। इसीलिए पहाड़ों पे कठिनाई होती है। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों मनुष्य का रक्तचाप। दोस्तों ऊंचाई बढ़ने पे O2 की मात्रा कमती जाती है। ये आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो आपको बताया जाएगा फिर से कि ऊंचाई बढ़ने पे यानी लगभग 16 किलोमीटर तक तो ऑक्सीजन अच्छा से मिलती है। इसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा घटना शुरू हो जाती है, और 8 किलोमीटर पे ही घटता है, लेकिन 16 पे एक्सेस घटना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ऊंचाई बढ़ने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है दोस्तों? कम जा रहा है, और रक्तचाप बढ़ रहा है, रक्तचाप बढ़ रहा है। तो इधर ये बढ़ रहा है और उधर वो कम रहा है। ये इधर बढ़ते जा रहा है और ये इधर घटते जा रहा है। बीच का दूरी क्या हो रहा है दोस्तों? बढ़ते जा रहा है। तो ये वायुमंडलीय दाब और रक्तचाप में जो अंतर है इतना ज़्यादा हो जाता है कि नाक की नली फट जाती है। इसलिए दोस्तों पर्वतों और पहाड़ पर चढ़ना इतना आसान नहीं है। जो एवरेस्ट को फतह करते हैं, जो एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं, उनसे पूछिएगा कि एवरेस्ट पे चढ़ना कितना मुश्किल है। चढ़ने वालों को देख के और उनकी संख्या को देख के नहीं समझिए कि एवरेस्ट पे चढ़ना आसान है। इसके अलावा दोस्तों और एग्जाम्पल्स है फाउंटेन पेन की स्याही। तो ऊपर वायुमंडलीय दाब ऊपर आप जाइएगा ना दोस्तों, तो फाउंटेन पेन वो जो नीब वाला आता था फाउंटेन पेन, इसकी स्याही गिरने लगती है। ये नीब वाला पेन नहीं आता था ऐसे करके, ऐसे करके जो नीब वाला पेन हम लोग लिखते थे, तो इसकी स्याही गिरने लगती है क्योंकि जो दाब इसको स्थिर बनाए रख सकता था वो अब दाब है ही नहीं या कम गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम मापते हैं मापन। तो वायुमंडलीय दाब को दोस्तों मापा किससे जाता है? यूनिट तो बता दिए बार, मापा जाता है दोस्तों बैरोमीटर से। बैरोमीटर से, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है। दोस्तों ये बैरोमीटर आज के समय मौसम वैज्ञानिक यूज करते हैं मौसम का पता करने के लिए। मौसम वैज्ञानिक मौसम का पता करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों बैरोमीटर कुछ इस तरह का एक मशीन होता है। बैरोमीटर कुछ इस तरह का एक मशीन होता है।
दोस्तों बैरोमीटर कुछ इस तरह का मशीन होता है। ये बैरोमीटर है दोस्तों। तो अब मौसम वैज्ञानिक इसको कैसे नापते हैं कि कैसे पता चलता है कि मौसम की जानकारी बैरोमीटर से। तो दोस्तों ये बैरोमीटर का नीडल है। क्या है दोस्तों? बैरोमीटर का नीडल है और यहाँ पर कुछ अंकित किए रहते हैं कि मौसम का दबाव, यहाँ पर वायुमंडलीय दाब बार में दाब रहता है। क्या दोस्तों? कौन सा दाब? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब होता है दोस्तों, मान लो कुछ भी हम लिख लेते हैं 10 पे पावर 1, 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 4, 10 पे पावर 5, 6, 7, 8 है, इतना है। अब दोस्तों अगर ये नीडल अचानक से गिर के यहाँ आ गया, अचानक से ये दोस्तों ये यहाँ फंसा है, ये स्प्रिंग नीडल होता है जो दोस्तों वायुमंडलीय दाब अधिक होने पे नीचे और कम होने पे ऊपर होते रहता है। तो जब अचानक से नीचे गिर जाए, तो दोस्तों आप समझ जाइएगा कि आंधी तूफान आया है। क्या आया है दोस्तों? आंधी तूफान आया है। तो अब मौसम वैज्ञानिक बैरोमीटर का प्रयोग करके मौसम की जानकारी कैसे लेते हैं? तो पहला, अगर ये एकाएक नीचे गिर जाए, ये नीडल यहाँ से अचानक से गिर के यहाँ आ गया एक बार में दोस्तों, मिनिमम सेकंड, मान लो 2 सेकंड में आ गया, तो वो दोस्तों आंधी तूफान का संकेत देगा। इसलिए मौसम वैज्ञानिक बोल देते हैं अच्छा वायुमंडलीय दाब इतना है, तो इसका मतलब है कि ये एकाएक नीडल गिरेगा। तो दोस्तों मौसम वैज्ञानिक बोल देते हैं टीवी पे अनाउंस करवा के कि कल दिनांक इतने को आंधी तूफान आएगा। अब दोस्तों ये अचानक से नीचे ना गिर के धीरे धीरे नीचे गिरे, अचानक से नीचे ना गिर के 2 नंबर में दोस्तों कि कहता है कि धीरे धीरे नीचे गिरे, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे नीचे गिरने से क्या होगा दोस्तों कि ये नीडल अब पहले यहाँ था, अब वहाँ नहीं रह के धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। इसको 10 से 20 सेकंड लग रहा है इस पोजीशन पे आने में, जहाँ 1 सेकंड लगा था। तो वहाँ आंधी तूफान ना आके वर्षा आएगी, वर्षा। और दोस्तों अगर मौसम जैसा हो, अगर बारिश का मौसम है और ये नीडल यहाँ पे है और धीरे धीरे जब मौसम साफ होने लगे, तो अब धीरे धीरे अगर ये ऊपर जाने लगे, ये नीडल पहले यहाँ था अब यहाँ से यहाँ आ गया, तो दोस्तों जब धीरे धीरे बैरोमीटर का नीडल ऊपर जाता है तो मौसम साफ होता है, नीचे आता है तो मौसम खराब होता है, ऊपर जाता है तो मौसम साफ होता है। तो नीचे एकाएक गिरे तो आंधी तूफान, धीरे धीरे गिरे तो बारिश, और अगर धीरे धीरे ऊपर जाए तो मौसम साफ होता है। ये सभी वायुमंडलीय दाब के कारण होता है और मौसम वैज्ञानिक इसी बैरोमीटर का प्रयोग कर मौसम की जानकारी देते हैं। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे गलनांक और क्वथनांक पे दाब का प्रभाव। गलनांक और क्वथनांक पे दाब का प्रभाव मतलब दोस्तों अगर कोई वो मान लीजिए बर्तन में हम पानी डाल के इसको गर्म कर रहे हैं, आँच लो है, तो दोस्तों इसको उबलने में मान लो कि 10 मिनट लगा, और आँच को हाई कर दो तो उबलने में 2 मिनट लगा। क्यों लगा? क्योंकि दोस्तों क्वथनांक जो है, हमने आग दिया, प्रेशर एग्जिस्ट, ये फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाया क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर एरिया। एक निश्चित एरिया पे हमने फोर्स बढ़ा दिया तो प्रेशर क्या बढ़ गया, प्रेशर बढ़ने के कारण इसका जो क्वथनांक था वो भी बढ़ गया। इसका मतलब दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। ये सभी द्रवों में होता है, ये तो आप मान के चलिए, तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट है गलनांक के बारे में। दोस्तों गलनांक में एक ही कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि अगर 2 तरह के पदार्थ हैं किसी बर्तन में,
ये ए तरह का पदार्थ है और ये बी तरह का पदार्थ है, और इनको दोस्तों हम लोग गर्म कर रहे हैं दोस्तों। तो अगर गर्म करने पे मान लीजिए कि ए पदार्थ का आयतन बढ़ गया और इसका आयतन घट गया, तो आयतन बढ़ गया इसका मतलब दोस्तों दाब बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ने पे दाब बढ़ जाएगा और आयतन घटने पे दाब घट जाएगा। एग्जाम्पल ले लो दोस्तों, जैसे मोम, जैसे घी, जैसे बर्फ़ को गर्म करिएगा दोस्तों तो आयतन, बर्फ़ का आयतन ठोस का आयतन द्रव के आयतन से कम होता है। बर्फ़ को गर्म कीजिए तो ये द्रव्य में बदल जाएगा, और मोम और घी को गर्म कीजिएगा दोस्तों तो इसका आयतन बढ़ेगा, ये ज़्यादा फैलेगा, और आयतन बढ़ने से दाब क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। आयतन बढ़ने से दाब बढ़ेगा दोस्तों, दाब बढ़ेगा। तो ये लास्ट टॉपिक था दोस्तों, आज के लिए इतना ही। द्रव्य के बाद अब हम लोग दोस्तों अगले चैप्टर में उत्प्लावन यानी प्लवन के नियम के बारे में जानेंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कि दाब और जलीय सतह पे प्लवन कैसे काम करता है, और आर्किमिडीज के सिद्धांत को भी पढ़ेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो दोस्तों सही में अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपको पॉलीटेक्निक और पैरामेडिकल का पूरा सीरीज बताया जा रहा है, तो आप जितना से ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।